हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 9th क्लास में हिस्ट्री में आपका लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो सिलेबस है टोटल 9th क्लास का फर्स्ट टर्म में, उसमें ये लेसन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर हम लेसन की स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फ्रांस की जहाँ तक कंडीशन आप देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो डेट है ये बहुत वैल्यू रखती है, 14 जुलाई 1789। फ्रांस की जो सड़कें थी उन पे भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ जो है तरह तरह की अफवाहें वहाँ पर उड़ रही थी। जैसे कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जो लुईस 16 हैं, जो राजा है, वो ये आदेश देने वाले हैं कि जो लोग हैं उनके ऊपर जो है आपको ओपन फायर करना है, ठीक है ना। और अगर हम देखें फ्रेंच आर्मी के अकॉर्डिंग तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, एक ट्रूप्स था बेसिकली, ठीक है, सोल्जर्स का, तो वो जो है सड़कों पर लगातार मार्च कर रहा था। ऐसे में लगभग 7,000 लोगों की एक भीड़ थी जो टाउन हॉल के सामने जो है इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने का इरादा बना लिया और इन्होंने जो है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो है जाना शुरू कर दिया था। कुल मिला के जो स्थितियाँ थी वो बहुत टेंस थी। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो 7,000 लोगों की भीड़ थी, इन्होंने जो है बैस्ले नाम के किले के ऊपर हमला किया। अब ये जो बैस्ले था ये बेसिकली क्या था? ये जो बैस्ले का किला था ये फ्रेंच जो किंग होते थे मिस्टर लुईस 16, उनकी डेस्पोटिक पावर को इंडिकेट करता था। डेस्पोटिक मीन्स विध्वंसक शक्तियाँ, यानी जहाँ राजा के आगे आपकी एक नहीं चलने वाली है और वो अपनी मन मर्जी हम सब के ऊपर थोप सकता है। फाइनली जो भीड़ थी वो हथियारों की तलाश में थी, ठीक है ना। उन्होंने डिफरेंट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और फाइनली ये जो फोर्ट था, ये जो किला था, इसको भी ख़त्म कर दिया था। वहाँ उनको 7 प्रिजनर मिले, उनको रिलीज़ कर दिया गया। जितने भी फ्रेंच सोल्जर थे या जो फ्रेंच आर्मी के अधिकारी थे उनको मार दिया गया। कुल मिलाकर स्थितियाँ जो थी वो लगातार टेंस होती जा रही थी। और आप ये देखें कि जो लोग थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो वो राजा से कितनी नफरत करते थे कि उन्होंने पूरे किले को ख़त्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया और वहाँ के जो ईंट पत्थर थे वो भी उठा कर ले गए। मकसद क्या था कि हम दिखाएं, आने वाली जनरेशन को बताएं कि भाई लुईस 16 नाम का एक राजा था और उसके राज में क्या कंडीशन हमारे देश की हो गई थी। अब यहीं से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। बेसिकली अगर हम देखें लुईस 16 को जब राजा बनाया गया तो उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 20 साल थी, ठीक। जब राजगद्दी उनके हाथ में आई तो उन्होंने देखा कि जो खजाना था फ्रांस का वो बिल्कुल खाली था, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में जो फ्रेंच आर्मी थी या जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो अमेरिकन जो डिफरेंट कॉलोनीज थी उनको भी फेवर कर रहे थे। वो अपनी आज़ादी की लड़ाई पर काम कर रहे थे, ठीक है। लगातार उनको हथियार और पैसा जो है फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही थी। अब आप देखें कि भाई जब हमारे पास खुद तो पैसा है नहीं, फिर भी हम अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में स्थिति जो थी वो बद से बदतर हो रही थी। स्टेट को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिनको गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कई बार तो ऐसी भी कंडीशन आ रही थी कि उनको जो है पैसा जो है ब्याज पर लोगों से उधार लेना पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। और देखिए, जब भी किसी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करेंगे, वो लोगों के ऊपर एक नया टैक्स लगा देंगे। तो यहीं से ये कंडीशन क्रिएट हुई कि लोगों ने माना कि भाई जो लुईस 16 है वो हमारे ऊपर एक नया टैक्स लगाने वाला है। और यहीं से जो है जो लोगों की भीड़ थी वो सड़कों पर इकट्ठा हुई और फाइनली उन्होंने टाउन हॉल से जो मार्च पास किया था, वो दोनों घटनाएं यहाँ पर जुड़ जाती हैं। अच्छा, अगर हम फ्रेंच सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 पार्ट थे आपके। फर्स्ट स्टेज जिसमें आप क्लेर्गी को ले सकते हैं, सेकेंड स्टेट इसमें आप नोबिलिटी को ले सकते हैं और थर्ड स्टेट में मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आर्टिशियन थे, इन सब को हम ले सकते थे। अगर हम क्लेर्गी और नोबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें जो फ्रेंच फैमिली थी, जो राजघराना था, उनके जो लोग थे, मंत्री परिषद के जो डिफरेंट पर्सन होते थे, उनको आप इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। बाकी जो जनता थी वो जो है सब इसमें शामिल की जाती थी। अच्छा, अगर हम फ्रेंच के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो आप ये देखें कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो टोटल 90% लोग थे। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्लेर्गी और नोबिलिटी थी वो सिर्फ 10% थे। लेकिन ये जो 10% लोग थे, इनके पास टोटल जो लैंड एरिया था, प्रॉपर्टी जो थी, आप ये माने कि 60% उनके पास था और जो बचे 90% लोग थे उनके पास सिर्फ 40% था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था वो बिल्कुल अनइवन था। इसके अलावा फ्रांस में एक विशेष जो है व्यवस्था की जाती थी कि जो क्लेर्गी के लोग थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, वो कोई भी जो है टैक्स नहीं देंगे, बल्कि उनको ये राइट दिया गया था कि वो थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स ले सकते थे। डिफरेंट टाइप के टैक्सी जैसे वो लेते थे, लाइक टिस था, टैली था। जैसे अगर हम टिस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, यानी कोई भी पीछे नहीं था लोगों को परेशान करने में, उनको एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है। यानी जो चर्च है वो भी आपसे टैक्स लेगा। टैली यानी कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था जो सीधा आपको स्टेट को देना पड़ता था, यानी हर चीज़ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सीमित इनकम पर अपना काम चला रहा है और ऐसे में क्या हो रहा है कि भाई लगातार जो है उसके ऊपर टैक्स जो इम्पोज किए जा रहे हैं, तो आखिर वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो यानी फ्रेंच जो कंडीशन थी, कंट्री की जो कंडीशन थी,
थी वो बहुत बुरी थी या बद से बदतर होती जा रही थी। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें भाई, यानी जो राजा है वो लगातार हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज कर रहा है, लगातार हमारी कंडीशन का जो है फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसे में लोग सर्वाइव करें तो कैसे करें। तो इसी से जो है वो घटना हमारी इंटरलेट होती है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो जनता थी, जो आम लोग थे, वो सड़कों पर आ गए थे और उन्हें लगा कि भाई अब हमें राजा की इस बात का विरोध करना चाहिए। ठीक, आज इस वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।